नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम कहानी के विकास के अंतर्गत प्रेमचंद और प्रसादोत्तर कहानी का अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रमुख हैं कहानीकार जैनेन्द्र, अज्ञेय और यशपाल। तो इस विधा के स्वरूप, विकास के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और उसके जो प्रमुख विचार है, इनको जानने के बाद आगे की क्लास में हमने हिंदी की जो प्रथम कहानी है उसके संदर्भ में जो चर्चाएं हैं उनका अध्ययन किया और प्रथम दशक की जो कहानियां हैं उनकी संवेदना की पड़ताल की। उसके बाद प्रेमचंद और प्रसाद युग का अध्ययन किया और प्रेमचंद और प्रसाद युग के बाद अब हम प्रसादोत्तर युग और कहानी आंदोलन, समकालीन आंदोलन, इन शीर्षकों के अंतर्गत हिंदी कहानी का जो विकास है, उनके विभिन्न अवस्थाओं और प्रमुख कहानीकारों, उनके प्रतिनिधि कहानियों के बारे में हम जानेंगे। और आपसे ये अपेक्षा होगी कि जिन कहानियों के नामों का उल्लेख किया गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कहानियों को पढ़ करके तत्कालीन परिस्थितियों के संदर्भ में कहानी की संवेदना को आप समझें। इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि आप हर शीर्षक के अंतर्गत जो कुछ न कुछ कहानियाँ हैं उसमें से अवश्य पढ़ें। और अंत में अभ्यास के लिए हम प्रश्न भी देखेंगे। एक इसमें प्रेमचंद और प्रसाद ने न सिर्फ बेहतरीन कहानियां लिखी, बल्कि अपने दौर के लेखकों को व्यापक रूप से प्रभावित भी उन्होंने किया। तो अनेक लेखकों ने उनकी जो वस्तु और शैली है उनका अनुकरण किया। इसके कारण कई आलोचकों ने प्रेमचंद और प्रसाद स्कूल का उल्लेख भी किया है। तो उपेंद्रनाथ अश्क ने भी कहा कि जिस समय प्रेमचंद और प्रसाद लिखते थे तब उन दोनों के इर्द गिर्द कुछ लेखकों का गिरोह था। तो प्रसाद स्कूल में जो प्रसाद स्कूल थी उसमें राय कृष्णदास, विनोद शंकर व्यास, चंडी प्रसाद, हरदेश, वाचस्पति पाठक ये थे। और जो प्रेमचंद स्कूल था उसमें कौशिक, सुदर्शन, राजेश्वर प्रसाद ये सब थे। तो प्रेमचंद की शैली में लिखने वालों में हैं कौशिक और सुदर्शन, ये विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। तो कौशिक की जो रचना है ताई, रक्षाबंधन, वह प्रतिमा, ये उनकी महत्वपूर्ण कहानियां हैं। और सुदर्शन की रचना हार की जीत, ये विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो अन्य कहानियों में एंथेंस का शरणार्थी, सच्ची शांति, ये सब है। राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह की जो प्रमुख कहानियां हैं उसमें गांधी टोपी, दरिद्र नारायण, इन सब का उल्लेख किया जा सकता है। तो प्रसाद संस्थान से संबंधित किए गए चतुर्सेन शास्त्री की दुखुआ में कासे कहूँ मोर सजनी, ये काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी। और अन्य कहानियों में नूरजहां का कौशल और सिंहगढ़ विजय, ये प्रमुख रूप से है। तो प्रेमचंद और प्रसाद युग के बाद हिंदी कहानी के पटल पर एक ऐसे कहानीकार उभरे, कई कहानीकार ऐसे उभरे जिन्होंने हिंदी कहानी को नए आयाम के रूप में विकसित किया। उनमें हैं जैनेन्द्र, अज्ञेय और यशपाल। तो जैनेन्द्र की जो पहली कहानी है वो 1928 में प्रकाशित हुई थी और अज्ञेय की जिज्ञासा जो 1929 में प्रकाशित हुई थी और विपत्गा ये 1931 में लिखी गई थी। तो इनके लेखन की शुरुआत प्रेमचंद और प्रसाद युग में ही हो गई थी, लेकिन उनका जो पूर्ण रूप से विकास है वो आगे चलकर हुआ। तो जैनेन्द्र का पहला संग्रह है फांसी, जो 1929 में प्रकाशित हुआ था। और अज्ञेय का जो पहला संग्रह है वो 1932-33 में लिखा गया था, जो है विपत्गा। और यशपाल का जो पहला संग्रह है वो है पिंजरे की उड़ान। तो इन तीन कहानीकारों ने पूर्ववर्ती जो कथा युग है उसकी दो धाराओं, प्रसाद की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक, और प्रेमचंद की समाज सापेक्ष धारा जो है उसको अपने तरीके से इन्होंने विकसित किया। तो जैनेन्द्र प्रसाद की दुविधा, द्वंद्ववादी शैली की बजाय कहानी में एक खास अपनी शैली की दार्शनिकता के साथ मनोविज्ञान का मिश्रण करके अपनी कहानियों में इन्होंने किया, उसका वर्णन किया। तो इस प्रकार उनकी जो कहानी है अपनी विशिष्ट एक पहचान रखती है
और अज्ञेय की जो मनोवैज्ञानिकता है उसकी राह प्रसाद के साथ ही जैनेन्द्र से भी अलग थी। तो अज्ञेय ने बौद्धिक सजगता और व्यक्ति वैशिष्ट्य को अधिक महत्व दिया और यशपाल प्रेमचंद की समाज सापेक्ष धारा के ज़्यादा नज़दीक थे। तो सामाजिक प्रश्नों के अवलोकन और अभिव्यक्ति में उनका योगदान था। चीज़ों की परख के लिए वर्गीय दृष्टिकोण का समावेश। प्रेमचंद विभिन्न समस्याओं के मूल में निहित कारणों की खोज की ओर नहीं मुड़ते, जबकि यशपाल कारणों की तह में उतर जाते हैं और जो शोषण व्यवस्था है उसके वर्गीय चित्रण और शोषण प्रक्रिया का खुलासा करते हैं। उसके बाद हम अब जैनेन्द्र का जो चित्रण है वो देखते हैं। तो जैनेन्द्र की जो कहानियां हैं वो उसके केंद्र में स्त्री पुरुष संबंधी जो समस्याएं हैं उनको हमने देखा है। तो इसमें एक बात मैं आपको इम्पोर्टेंट है वो बताना चाहूँगी कि जैनेन्द्र को प्रेमचंद ने भारत का गोरकी कहा है। ठीक है, तो इस समस्या को वे खास ढंग का वैचारिक जामा पहना करके जैनेन्द्र कहानी में उतारते हैं। तो जैनेन्द्र के लेखन में प्रकट या युगीन यथार्थ की जो घटनात्मकता है वो ज़्यादा महत्व नहीं रखती है। तो समय के संदर्भ को वे या तो ज़्यादा से ज़्यादा छोड़कर चलते हैं या उससे अपने दृष्टिकोण या विचार के अनुरूप अभिव्यक्त करते हैं। तो विचार की दृष्टि के लिए घटनाएं ईजाद कर ली जाती है। जैनेन्द्र की जो कहानी है उसकी जो दुनिया है उसमें मुख्य रूप से हमें 3 तरह की कहानियां देखने को मिलेगी। एक तो जिनमें क्रांति की पृष्ठभूमि है या वे क्रांतिकारी गतिविधियों की कहानियां हैं, और उसमें से कुछ एक कहानियां युगीन राष्ट्रीय प्रश्नों की भी अभिव्यक्ति है। तो दूसरी प्रकार की वे जो बाल मनोवैज्ञानिक की अभिव्यक्ति है, और तीसरी जिसमें सर्वाधिक श्रमर्द जो रही वो है स्त्री पुरुष संबंधी जो कहानियां हैं। तो क्रांति की पृष्ठभूमि वाली कहानियों में इनकी प्रमुख है फांसी, स्पर्धा, जय संधि और एक कैदी। ये सबसे महत्वपूर्ण इनकी कहानियां हैं। जो स्पर्धा है वो इटली की पृष्ठभूमि में लिखी गई कहानी है, जिसमें लोकतंत्र की स्थापना के मद्देनजर जो हिंसा और अहिंसा है उसका प्रश्न उठाया गया है। और जो फांसी कहानी है ये रॉबिन हुड छवि वाले एक डाकू है और अंग्रेजों के समर्थकों का जो संघर्ष है उसको चित्रित करता है। उसके बाद जय संधि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें महाराष्ट्र का और महाराष्ट्र की जो फूट है और एकीकरण है उसका प्रयास जो है एक राष्ट्र का रूप बन जाता है, उसके बारे में लिखा गया है। और पत्नी जो इनकी कहानी है वो क्रांतिकारियों के जीवन से संबंध पर क्रांतिकारी गतिविधि से अलग आयाम की कहानी है। तो इस कहानी में दर्शाया गया है कि एक क्रांतिकारी की बाहरी सक्रियता के कारण घर में पत्नी किस तरह उपेक्षित रहती है और पति की उपेक्षा के कारण हताशा और अवसाद में जीवन गुजारती है। तो उसका वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। और बाल संवेदना और बाल मनोविज्ञान पर जैनेन्द्र की कुछ बहुत अच्छी कहानियां लिखी गई हैं, जैसे आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी भी होगी पाजेब कहानी, खेल, पढ़ाई, बिल्ली बच्चा, ऐसी ही कहानियां हैं। तो बिल्ली बच्चा जो कहानी है उसमें भाई बहन के आपसी लगाव का बहुत एक मार्मिक चित्रण हुआ, और छोटे भाई की मृत्यु होने पर बहन का बीमार पड़ने की जो घटना है उसका बहुत अच्छे ढंग से उकेरा गया है उसको। तो पाजेब के गुम होने की आशंका में बच्चे से किया जाने वाला सवाल और दबाव में आए बच्चे की जो मानसिकता है उसका चित्रण किया गया है। जो खेल कहानी है उसमें सुरबाला और मनोहर के माध्यम से स्त्री और पुरुष की प्रकृति की विभिन्नता को दिखाया गया है। तो इस कहानी की विशिष्टता को रेखांकित करते हुए मधुरेश ने लिखा था कि बच्चों का बहुत सहज और मामूली सा खेल दाम्पत्य जीवन के रिहर्सल से लेकर के जीवन के नाटक होने के सत्य को ऐसे व्यंजित कर देता है तो कहानी में कहीं से विचार का आरोपण अलग से नहीं दिखाई देता है। तो वैसे तो जैनेन्द्र की प्रेम और स्त्री पुरुष संबंधी जो आधारित कहानियां हैं वो एकाधिक आयाम की बात की जा सकती है। तो जैसे कि रुकिया बुढ़िया कि रुक्मणी जो है जिस प्रेम के साथ शादी के पूर्व भाग जाती है और बाद में भाभी के प्रेम में वो पड़ जाता है तो रुक्मणी अकेली रह जाती है। और दृष्टिदोष उसमें प्रेम और दाम्पत्य का जटिल ताना बाना है, जिसमें सुभद्रा अपने जो प्रेमी है केदार उससे मिलने पर भावुकता
उसमें आ जाती है और जाह्नवी है अपने प्रेमी के इंतजार में उसको पत्र लिखती है। तो इन सब का उसमें वर्णन किया गया है। फिर नीलम देश की राजकन्या, उसमें अतर्क प्रेम और अनाम प्रेम की जो अंतहीन प्रतीक्षा है उसकी कहानी है। तो इस कहानी में प्रतीक्षा ही साध्य बन गई। तो इन कुछ विविधताओं से अलग प्रेम के संदर्भ में जैनेंद्र का मुख्य योगदान रहा। यह योगदान था कि उन्होंने कहानी को चंद्रधर शर्मा गुलेरी और जयशंकर प्रसाद, इनकी जो उत्सर्ग शैली है उससे अलग एक प्रेम को एक त्रिकोण के रूप में इन्होंने प्रकट किया या प्रतिष्ठित किया। तो इन सब कहानियों से अलग उनकी एक ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, घुंघरू, एक रात, राजीव और भाभी, रत्नप्रभा, ऐसी ज़्यादातर स्त्री पुरुष संबंधों वाली कहानियां हैं। उसमें समस्या जो है दाम्पत्य जीवन की ली गई है। तो सामान्य रूप से इन कहानियों में एक पैटर्न दिखाई देगा। तो ये स्त्री जो है तीसरे पुरुष की ओर आकर्षित होती है और वह हर बार जैनेंद्रीय धारणा की पुष्टि के लिए जो नारी है उसका चित्रण किया गया है और उनको यंत्रणा जो है नारियों को सहनी पड़ती है। तो जैनेंद्र ने अपना अपना भाग्य जैसी जो कहानी है उसमें सामाजिक विषमता का चित्र भी खींचा है। उसके बाद अब हम अज्ञेय का जो कहानी कला है उसका अध्ययन करेंगे। तो अज्ञेय को व्यक्ति चेतना का लेखक माना जाता है, लेकिन जहां तक कहानी का प्रश्न है इस मान्यता को रूढ़ ढंग से लागू नहीं किया जा सकता। तो स्वयं लेखक अपने कहानी लेखन के संदर्भ में कहते हैं कि भारतीय संस्कृति से वैश्विक संस्कृति तक मेल मिलाप के सपने देखता हूँ। मन के किसी कोने में ये कहानियाँ सुंदर समाज का निर्माण करते हुए लिखी गई है। तो अज्ञेय की जो विभाजन संबंधी या जो क्रांति संबंधी कहानियाँ हैं उनमें उनका ये दृष्टिकोण उभर करके आता भी है। तो प्रेम, स्त्री पुरुष संबंध, उसमें जरूर व्यक्तित्व का प्रभाव तभी आता है और बौद्धिक चेतना की जो उपस्थिति है उनकी जो प्रारंभिक कहानियां हैं उनमें हम देख सकते हैं। तो अज्ञेय की जो क्रांति की पृष्ठभूमि है उसमें लिखी गई कहानियां में है कैसांड्रा का अभिशाप, विपथगा, छाया, पगोड़ा वृक्ष, अकलंक और मिलन। ये कहानियां दो तरह की है। कुछ विदेशी पृष्ठभूमि में लिखी गई है जैसे कैसांड्रा का अभिशाप, हारिती, विपथगा, और जो पगोड़ा वृक्ष और छाया है ये इनकी जो पृष्ठभूमि है वो भारतीय है। इन कहानियों में क्रांति का उत्साह है, आदर्शवादी रोमान है, तो बौद्धिक अवलोकन भी है। तो क्रांति के प्रयास के बीच मौजूद जो विडंबना है और जो मतलब परस्त चरित्र है उसकी भी पहचान इन्होंने कराई है। हारिती जो इनकी कहानी है उसमें कर्नल के जिस पत्र को हारिती जान जोखिम में डाल करके उसके गंतव्य तक पहुंचाती है वह क्रांति के प्रयोजन से संबंधित न होकर के एक प्रेम पत्र होता है। तो विभाजन की पृष्ठभूमि वाली जो कहानियां हैं उसमें है इनकी शरणदाता, लेटर बॉक्स, रमनते तत्र देवता, बदला, मुस्लिम, भाई भाई, ये सब प्रमुख है। तो लेटर बॉक्स जो है उसमें माता पिता से बिछड़े बच्चे का मार्मिक चित्रण है। बच्चे को माता पिता तक पत्र पहुंचाना है पर पता उसके पास नहीं है। तो शरणदाता जो कहानी है उसमें जेबू देविंदर लाल है, उसको जहर वाले खाने से बचाती है। अज्ञेय की जो कहानियां हैं उसमें मानवीयता की तलाश आपको सर्वत्र दिखाई देगी। उसके बाद इनकी जो कहानी है मेजर चौधरी की वापसी, उसको सैनिक जीवन वाली कहानी वाले खंड में हम रख सकते हैं। तो इस कहानी में युद्ध में घायल होकर के शारीरिक क्षमता खोकर के वह घर लौटते हैं और सैनिक के मानसिक जद्दोजहद और पीड़ा को व्यक्त किया गया है। तो सैनिक जीवन की जो अन्य कहानियां हैं उसमें है जयदोल, नगा पर्वत की एक घटना, ये सब है। तो हिली बैन की बतकें, इसकी जो पृष्ठभूमि है उसमें सैनिक जीवन है, लेकिन ये कहानी मुख्य रूप से स्त्री संवेदना की कहानी है। एक मातृत्व विहीन स्त्री की जो कुंठा है और आंतरिक जो मनोदशा है उसको बहुत अच्छे तरीके से व्यक्त किया गया है। तो अज्ञेय के संदर्भ में आधुनिकता की चर्चा भी हम कर सकते हैं। तो आधुनिक जीवन के तनाव और अकेलेपन की जो
बीच की जो जड़ पड़ती है संवेदना और दाम्पत्य जीवन की खत्म होती जो रागात्मकता है, वो इनकी जो कहानी है रोज या जो गैंग्रीन है, ये कहानी भी आपने पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर में। तो इस कहानी में मालती जो है उसके जीवन की एक रस्ता और ऊब के बीच में जो संवेदनशीलता है वो खोती जा रही है, और बच्चे के बिछावन से गिरने और बच्चे के चोट लगने का जो रूटीन की घटना है, जो रूटीन की घटना बन गया, और वो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से कि ये तो रोज ही गिरता रहता है। उसके बाद जो इनकी कहानी है मनसो, अमरवल्लरी, हरसिंगार, सिग्नेलर, ये जो कहानियां हैं उसमें ज़्यादातर में प्रेम अव्यक्त रूप में है। जैसे मनसो में महेश मनसो को आते जाते देखता है पर उसके प्रति अपने आकर्षण को व्यक्त नहीं करता है, और अज्ञेय की जो कहानियां हैं उसमें हम कह सकते हैं कि वो सामाजिक खोखलेपन की कहानियों की चर्चा की गई है। जैसे खितिन बाबू, पहाड़ी जीवन, जिजीविषा, इन सब कहानियों को उसके अंतर्गत रखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि जो अज्ञेय की कहानियां हैं उनका अपना मिजाज है, उनकी कहानी की दुनिया में पर्याप्त विविधता है। देश के विभाजन पर इतनी मात्रा में इतनी अच्छी कहानियां हिंदी में अन्य नहीं देखी जा सकती। तो प्रसाद और जैनेंद्र दोनों से ही अलग प्रेम की अव्यक्त स्थिति की इन्होंने अपनी दुनिया निर्मित की। इस प्रकार उन्होंने हिंदी कहानी को नए आयामों में समर्थ किया। अब हम यशपाल की कहानियों की चर्चा करेंगे। तो प्रेमचंद और प्रेमचंद स्कूल के बाद यशपाल ने ही सामाजिक विषमता को प्रमुखता से अपने कहानियों में उकेरा। तो हालांकि यशपाल ने तटस्थ दृष्टि की बजाय जो वर्गीय दृष्टिकोण है उसके अनुसार अपने समय से जुड़े प्रश्न को परखा, और इस प्रक्रिया में वे अतीत और परंपरा की भी समीक्षा करते हैं। तो स्वयं उन्हीं के अनुसार अतीत को या परंपरागत मान्यताओं को समाज की वर्तमान परिस्थितियों और आवश्यकताओं की कसौटी पर परखने में और उन्हें समय के अनुकूल बनाने में जो झिझक समाज के लिए जो है वो घातक सिद्ध होगी, और अपने इसी दृष्टिकोण के अनुसार उन्होंने सामाजिक विसंगतियों पर प्रहार किया। संस्कारगत जड़ता का प्रतिकार वे करते हैं, नैतिकता के खोखले प्रतिमान को वे अस्वीकार करते हैं, सामाजिक ढोंग पर वे व्यंग करते हैं। तो कलाकार को व्यक्ति के रूप में भी देखते हैं। तो इनके बारे में कहा जाता है कि अज्ञेय और यशपाल इन दोनों ने अपनी आरंभिक कहानियां जेल में रहने के दौरान लिखी। तो अज्ञेय ने अपने पहले संग्रह जो था उनका विपदगा, जो 1931-32 में लिखा गया था, उसकी जो कहानियां हैं तो 1931 से लेकर के 1934 के जेल का जो उनका जीवन है उनके दौरान लिखी गई। जबकि यशपाल ने 1932 से लेकर के 1938 के जो उनकी जेल यात्रा है उसके दौरान कहानियां लिखी। तो उनका जो संग्रह है वो 1939 में पिंजरे की उड़ान के नाम से छपा था। और कुत्ते की पूंछ जो इनकी कहानी है उसमें यशपाल ने मध्यम वर्गीय लोगों में जो दर्प और अहंकार है उस पर व्यंग्य किया। पर्दा यशपाल की बहुप्रशंसित कहानी है। तो इस कहानी में सामंती दंभ पर प्रहार किया गया है और पीर बख्श कर्ज में डूबा रहता है, पर जो सामंती ढकोसला है या अहंकार है उससे वो नहीं छूट पाता। तो कर्ज के पैसे के तगादे के लिए खान बहादुर आता है और क्रोध में उसके घर का पर्दा खींच लेता है, और अंदर लोग जिस स्थिति में है वह पीर बख्श के खोखलेपन का उजागर करता है। तो ये पर्दा कहानी भी आपने पढ़ी थी, फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, है ना? हाँ, तो इससे भी आप परिचित हैं अच्छे से। दूसरी जो इनकी कहानी है वो है दूसरी नरक। ये इनकी बहुत महत्वपूर्ण कहानी कही जाती है, तो जिसमें पुरुष सत्ता की जो आक्रामकता है और जो पुरुष वर्चस्व है उसको दर्शाया गया है। तो जब्बार अपनी सुंदर बीवी का नाक इसलिए काट देता है कि दूसरों की निगाह से वह बच सके। तो तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूँ, मैं स्त्री वंचना का दूसरा आयाम है। और इस कहानी में स्त्री अनमेल विवाह के कारण जो जीने को विवश रहती है उसका चित्रण इसमें किया गया है। फिर फूलों का कुर्ता, इसमें खोखले सामाजिक आचारों पर व्यंग्य किया गया है। फूलों का विवाह बचपन में ही कर दिया जाता है
और उसने सुन रखा है कि पति के आने पर पर्दा करना चाहिए और वो उसे पर्दा करने का प्रयास करती है। और ये कहानी जो है खोखले आचार व्यवहार के साथ बाल विवाह की जो प्रथा है उस पर भी एक कटाक्ष किया जाता है। तो यशपाल ने धार्मिक जड़ता और रूढ़ियों पर लगातार कटाक्ष किया। धर्म रक्षा, करवा का व्रत, जीव दया, खच्चर, आदमी, ये सब ऐसी ही कहानियां हैं। तो इन कहानियों में धार्मिक फरेब और निषेधों की जो व्यर्थता है उसको दर्शाया गया है। जीव दया में जो आर्य समाजी मास्टर निमोनिया ग्रस्त बच्चे के लिए अंडा तोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं और वह उसे बेटे की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार अब तक हमने जैनेन्द्र, अज्ञेय और यशपाल की कहानियों का चित्रण किया। आगे की क्लास में हम यशपाल की ही और कहानियों और जो अन्य कहानीकार है